वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस मेंटोर पर। आज हम डिस्कस करेंगे 21 जुलाई का करंट अफेयर्स क्विज। और आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ईमानदारी और मेहनत के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और इस तैयारी को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम डेली लेके आते हैं आपके लिए डेली करंट अफेयर क्विज और डेली द हिंदू एनालिसिस, जो कि हिंदी में आता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सौर्य बाबा, जैसे पहला क्वेश्चन है, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था कि सौर्य बाबा who recently won a bronze medal in a world cup belongs to which sport? सौरभ बाबा जिन्होंने हाल ही में विश्व कप में कांस्य पदक जीता, किस खेल से संबंधित है? कल हमने डिस्कस किया था। किस 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 खेल से रिलेटेड है? स्क्वैश से। किस खेल से रिलेटेड है? स्क्वैश से। आपको पता होगा, हमने कल डिस्कस किया था इससे कि ये कहां पे हुआ है? यूएसए में होता है। ये क्या है? एनुअल है। और इसमें अंडर 19 मेल और फीमेल कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और हम लोगों ने यह भी देखा था कि बाबा सेकेंड ऐसे पर्सन बन गए हैं जिन्होंने ये मेडल जीता है वर्ल्ड कप, इस वर्ल्ड कप में, जो स्क्वैश वर्ल्ड कप था। और पहले कौन थे? हमने कल देखा था, उनका नाम क्या था? कुश कुमार। क्या था? कुश कुमार। कल ये न्यूज थी, कल हमने चीजें देखी थी। तो आज फिर उसी पे क्वेश्चन आया है कि सौरभ बाबा किस खेल से रिलेटेड है? ये जो वर्ल्ड कप में जीता है इन्होंने मेडल, स्क्वैश से रिलेटेड है। और इसको ये होता कहाँ पे है? जो वर्ल्ड कप हुआ है यूएसए में, एनुअल इवेंट है ये। और अंडर 19 कोई भी मेल और फीमेल इसमें पार्टिसिपेट करता है। ये सेकंड पर्सन बन गए इंडिया के जिन्होंने मेडल जीता है। और फर्स्ट कौन थे? कुश कुमार। और कब जीता था इन्होंने? ये भी जान लेते हैं। 2014 में। कब जीता था? 2014 में। 2014 में जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नवे महिला क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कौन सा देश कर रहा है? ये पहली बात तो जान लेते हैं कौन सा ये नाइन्थ नाइन्थ वीमेन क्रिकेट एशिया कप है। कौन सा है? नाइन्थ वीमेन्स क्रिकेट एशिया कप है। नाइन्थ है। कौन सा मेजबानी कर रहा है? श्रीलंका कर रहा है। श्रीलंका कर रहा है। अब जान लेते हैं एट्थ कहां पे हुआ था? एट्थ कहां पे हुआ था? एट्थ कहां पे हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। और आपको यह भी जानना चाहिए कि इंडिया 7 टाइम्स विनर रह चुका है। 7 बार इस क्रिकेट एशिया कप को इंडिया जीत चुका है। और 8वां जो एशिया जो कप हुआ था वो हुआ था बांग्लादेश में, उसने उसको होस्ट किया था। और 9 जो होने वाला है उसको कौन होस्ट कर रहा है? श्रीलंका होस्ट कर रहा है। अभी कल मैच था इंडिया पाकिस्तान में, इंडिया पाकिस्तान के साथ, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट फीफा मेंस रैंकिंग? फीफा मेंस रैंकिंग कितनी रैंकिंग है इंडिया की? 124th रैंकिंग है। नवीनतम फीफा पुरुष रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? 124वां स्थान है। पहला कौन सा है? अर्जेंटीना। पहला स्थान किसका है? अर्जेंटीना का है। और सेकंड कौन सा है? सेकंड कौन सा है? फ्रांस है। हमने देखा था अर्जेंटीना के बारे में कि कोपा अमेरिका टूर्नामेंट इसने जीता है इस बार। कोपा अमेरिका टूर्नामेंट जीता हमने अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, परसों वाले वीडियो में। और कौन तीसरा कौन सा है? स्पेन। ये 3 याद रखना है। इंडिया की पोजीशन कौन सी है? 124th। अर्जेंटीना कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट पे है। सेकेंड पे कौन सा है? फ्रांस है। और थर्ड पे कौन सा है? स्पेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है, ह्यूस्टन में 40 वर्षीय एशियाई हाथी टेस्ट को हाल ही में किस वायरस के लिए पहला mRNA टीका लगाया गया? किसके लिए लगाया गया है? हर्पिस वायरस के लिए। किसके लिए लगाया गया है? हर्पिस वायरस के लिए। हर्पिस वायरस के लिए टीका लगाया गया है। हर्पिस वायरस में क्या होता है? हर्पिस वायरस की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हाथी की जान या किसी भी जानवर की जान चली जाती है। और इसके सिम्टम्स नॉर्मली विजिबल नहीं होते हैं इसके सिम्टम्स। लेकिन जैसे कि एक तो हो गया कि भूख कम लगना, रिड्यूस्ड एपेटाइट, और कई बार नेशनल डिस्चार्ज भी होता है। ठीक है। और mRNA वैक्सीन हम इसको साइंस में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वैक्सीन कितने टाइप की होती हैं। जैसे जैसे डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन क्या होती है? डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन क्या होती है? एमआरए वैक्सीन
mRNA वैक्सीन क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। लाइव वायरस एक वैक्सीन होती है, लाइव एटेन्यूएटेड वायरस, दूसरा होता है इनएक्टिवेटेड वायरस। तो इन सब को हम अपने बायोलॉजी सेक्शन में, जो हम साइंस की क्लास होंगी आने वाला क्रैश कोर्स में, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नासा ने हाल ही में जुलाई 2024 में सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है, कितने नए ग्रहों को खोज की है, कितने नए ग्रहों को खोज की है, 6। कितने 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 खोज की है, 6 ग्रहों की। नासा है रिसेंटली डिस्कवर्ड हाउ मेनी न्यू प्लैनेट्स आउटसाइड सोलर सिस्टम इन जुलाई 2024 में, 6। अब देखिए न्यू प्लैनेट, जो भी प्लैनेट्स आउटसाइड स्टार सिस्टम, मतलब सौर मंडल के बाहर के जो ग्रह होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एक्सो प्लैनेट, एक्सो प्लैनेट बोलते हैं। एक्सो प्लैनेट किसको बोलते हैं, वो ग्रह जो दूसरे सौर मंडल, हमारे सौर मंडल के बाहर के जो ग्रह हैं जो किसी और स्टार की परिक्रमा लगा रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, एक्सो प्लैनेट। अभी तक 500 से ज्यादा 500 से ज्यादा 500 से ज्यादा एक्सो प्लैनेट की खोज हो चुकी है। अच्छा, एक्सो प्लैनेट की खोज, एक्सो प्लैनेट की क्यों इतना इंपॉर्टेंट, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, क्या सिग्निफिकेंस है। पहला एक आपको पता होगा कि बहुत ही एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है कि क्या इस यूनिवर्स में हम अकेले हैं, ह्यूमन काइंड अकेला है, या फिर और भी, जैसे एलियंस की बात होती है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इस यूनिवर्स में हम अकेले हैं, ह्यूमन काइंड, क्या और भी लोग हैं। और दूसरा एक है कि जो भी रीजन है, जो भी रीजन है, क्या वो लिवेबल है, क्या वो लिवेबल है, हैबिटेबल है, वहां क्या जीवन संभव है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, गोल्डी लॉक जोन। गोल्डी लॉक जोन, गोल्डी लॉक जोन क्या होता है, गोल्डी लॉक जोन होता है कि स्टेट, एक कोई भी स्टार, उसके चारों तरफ का वो क्षेत्र जहां पे पानी अपने अपनी इसी अवस्था में रह सकता है, इतना ठंडा भी ना हो, इतना गर्म भी ना हो, जो पानी अपने लिक्विड फॉर्म में रह सके। जैसे इंडिया, जैसे कि अर्थ है, पृथ्वी है, वो सूर्य के गोल्डी लॉक्स जोन में है। तो गोल्डी लॉक्स जोन क्या होता है, एक हैबिटेबल जोन है, एक हैबिटेबल जोन है जहां पे पानी अपने लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, ना इतना गर्म है ना इतना ठंडा है कि, ना इतना गर्म है कि वो इवेपोरेट हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस फुटबॉल उत्कृष्ट देश को एसोसिएट क्रिकेट में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए आईसीसी द्वारा सम्मानित किया गया है। किसको, मैक्सिको को। किसको, मैक्सिको किया गया। विच फुटबॉल एक्सीलेंस कंट्री हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड बाय द आईसीसी फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन एसोसिएट क्रिकेट। किसको किया गया है, मैक्सिको को किया गया है। किसको किया गया है, मैक्सिको को किया गया है। फ्रॉम विच रीजन ऑफ इंडिया श्रेया गुप्ता हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द सेबर कैटेगरी एट द कॉमनवेल्थ जूनियर एंड कैडेट चैंपियनशिप 2024। कह रहा है कॉमनवेल्थ की जो श्रेया गुप्ता है, जिन्होंने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, श्रेया गुप्ता ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसमें, कॉमनवेल्थ जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 में सेबर श्रेणी में कांस्य पदक जीतने वाली श्रेया गुप्ता। किसने जीता है, श्रेया गुप्ता ने जीता है, कांस्य पदक जीता है। कहां पे जीता है, सेबर कैटेगरी एट द कॉमनवेल्थ जूनियर एंड कैडेट चैंपियनशिप 2024 में। अब ये कहां की है, ये पूछ रहा क्वेश्चन, कहां की है, ये जम्मू एंड कश्मीर की है। कहां की है, ये जम्मू एंड कश्मीर की है। और ये चैंपियनशिप कहां पे हुई है, कहां पे हुई है, ये भी जान लेते हैं, न्यूजीलैंड में हुई है। कहां पे हुई है, तो ये याद रखना है कि श्रेया गुप्ता ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, कहां पे, सेबर कैटेगरी में एट द कॉमनवेल्थ, जो कॉमनवेल्थ जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 में हुई है। और ये कहां के रहने वाली है श्रेया गुप्ता, जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाली है। और ये कहां पे हुई है चैंपियनशिप, न्यूजीलैंड में हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को किस व्हाट फील्ड वाज प्रहलाद चंद्र अग्रवाल रिकॉग्नाइज्ड फॉर विद द हैरी मेसी अवार्ड। किस में मिला है, किस क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला हुआ है, अंतरिक्ष अनुसंधान में। किसमें मिला हुआ है, अंतरिक्ष स्पेस रिसर्च में प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को एक मेसी अवार्ड, हैरी मेसी अवार्ड मिला है। अब ये पहले इंडियन बन गए, जैसे मैंने बताया था कि जो भी फर्स्ट हो रहा है, फर्स्ट इंडियन है इन स्पेस रिसर्च में जिनको अवार्ड मिला है। ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिनको स्पेस रिसर्च में ये हैरी मेसी अवार्ड मिला है। कौन है, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज HSBC होल्डिंग्स PLE अपॉइंटेड एज 6th
एज नेक्स्ट सीईओ। क्या कह रहा है, एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी ने किससे अपना अगला सीईओ नियुक्त किया है? किसको किया है? जॉर्जेस एल हेडरी। जॉर्जेस एल हेडरी को अगला सीईओ नियुक्त किया है किसने? एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलई ने। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2024? इंडियन मोबाइल किसके बारे में? डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बारे में है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बारे में है, ठीक है। और क्या कह रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस? इसके थीम क्या है? द फ्यूचर इज नाउ। इसकी थीम क्या है? द फ्यूचर इज नाउ। क्या पूछ रहा है? इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2024 में हुआ है, कहां हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है, भारत मंडपम में, ठीक है। और किससे रिलेटेड? डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और इसकी थीम क्या है? द फ्यूचर इज नाउ। अब हम देखते हैं सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहां पे है? उड़ीसा में है, ईस्टर्न कोस्ट के ईस्टर्न एंड पे, ठीक है। अब इसका जो सिमलीपाल नाम है, एक सैमुल करके सिल्क कॉटन ट्री है, उसके नाम पर इसका नाम सिमलीपाल पड़ा है, ठीक है। और औपचारिक रूप से 1956 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला, और इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1976 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया, ठीक है। और इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला 1994 में। तो हमने क्या देखा कि टाइगर रिजर्व मिला इसको दर्जा 1956 में, और इस टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था उसके अंदर इसको 1973 में इसको रखा गया, और बायोस्फीयर रिजर्व इसको 1994 में डिक्लेयर किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, ये यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है। कब से? 2009 से इसका भी एक पार्ट है। और क्या लिखा है? यह सिमलीपाल कुलडीहा हथगढ़ हाथी रिजर्व का हिस्सा है। सिमलीपाल कुलडीहा एक एलिफेंट रिजर्व है, ये उसका पार्ट है, ठीक है, जिसको हम पॉपुलरली नोन है मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व। तो क्या कह रहा है, ये मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का भी एक पार्ट है, ठीक है। और क्या कह रहा है, जिसमें 3 संरक्षित क्षेत्र शामिल है, 3 संरक्षित क्षेत्र शामिल है जिसमें, यानी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हथगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य। आगे देखते हैं, यह उड़ीसा के, मैंने बताया मयूरभंज, जैसे मैंने बताया उड़ीसा में है ये, और उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में स्थित है, और मैंने बताया था पूर्वी घाट के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह कहता है कि 4374 वर्ग किलोमीटर में फैले बायोस्फीयर रिजर्व में 845 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। क्या कह रहा है, ये कितने में फैला हुआ है? 4334 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसका कोर जो फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व वो कितना है? 845 किलोमीटर का है, और 2119 स्क्वायर किलोमीटर का बफर एरिया है। आपने पता होगा जब बायोस्फीयर रिजर्व में कोर एरिया होता है, बफर एरिया होता है, कोर एरिया में जैसे कोई भी एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती हैं, ठीक है। और 1400 स्क्वायर किलोमीटर का एक ट्रांजिशन स्पेस भी है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, 4000, इसका टोटल एरिया कितना है? 4374 वर्ग किलोमीटर में फैले है ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें से 845 वर्ग किलोमीटर जो है क्या है, उसमें कोर एरिया है टाइगर रिजर्व, और 2129 स्क्वायर किलोमीटर बफर एरिया है, और 1400 स्क्वायर किलोमीटर एक ट्रांजिशन स्पेस है, ठीक है। और इसमें एक ट्राइब्स है इरेगा खरियाज। एक बहुत फेमस ट्राइब है इरेगा खरियाज, और दूसरी कौन सी है? मनकिर्दियाज। दो ट्राइब्स फेमस है, एक है ट्राइब इरेगा खरियाज और दूसरा मनकिर्दियाज, ठीक है। इरेगा खरियाज और दूसरा मनकिर्दियाज, 2 ट्राइब्स के लिए फेमस है। कई बार ट्राइब्स से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, इसमें बास स्टेट के बारे में बात की गई है। बास स्टेट कहां पे है? एक ऑस्ट्रेलिया, और जिसे हमने कल देखा था कि हमने पहले भी देखा है कि स्टेट क्या होता है,
स्टेट क्या होता है? स्टेट क्या होता है? स्टेट क्या होता है? एक नैरो पासेज ऑफ नैरो पासेज ऑफ वाटर। एक नैरो पासेज है वाटर का जो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। स्टेट क्या होती है? हमने पहले भी बताया है कि नैरो पासेज ऑफ वाटर है एक, जो कि दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है। और ये किसको कनेक्ट करता है? तास्मान सी को। जैसे मैंने बताया, दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है ये। तो उसमें दो लार्ज वाटर बॉडीज कौन सी हैं? एक है तस्मान सी और साउथ सी। इन दो लार्ज वाटर बॉडीज को ये स्ट्रेट, कौन से स्ट्रेट? बास स्ट्रेट कनेक्ट करती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? बास जल डमरू मध्य स्टेट को हिंदी में बोलते हैं जल डमरू मध्य। एक ऐसा जल डमरू मध्य जो तस्मानिया के द्वीप राज्य को ऑस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि, ठीक है, विक्टोरिया के तट बाउंड्री आइलैंड के पार से अलग करता है। ठीक है, जिसे हमने बताया। और यह जल ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट और तस्मान सागर के बीच सबसे सीधा जलमार्ग प्रदान करता है और आर्थिक रूप से प्रमुख पोर्ट फिलिप खाड़ी में एकमात्र समुद्री मार्ग भी है। इससे क्या बताया कि यहाँ पे साउथ वेस्टर्न पार्ट में, जैसे हमने एक सेकंड, जैसे हमने देखा क्या है, क्या क्या बोल रहा है इसमें कि जो ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ऑस्ट्रेलियन स्टेट क्या कह रहा है? जलडमरू ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट और तस्मान सागर के बीच सबसे सीधा जलमार्ग प्रदान करता है। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहाँ पे है? साउथ वेस्टर्न पार्ट पे है। यहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट और तस्मान सी, ये रहा तस्मान सी के बीच एक सीधा जलमार्ग देता है। ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट और तस्मान सी के बीच ये बेस स्ट्रेट एक सीधा जलमार्ग प्रदान करता है, जो आर्थिक रूप से बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है द स्ट्रेट वाज, ये जो अंतिम हिमयुग के अंत में समुद्र के बढ़ते जल स्तर से 8000 साल पहले बना था। ये कब बना था? 8000 साल पहले। बाई राइजिंग सी लेवल के बढ़ने से एट द एंड ऑफ लास्ट ग्लेशियल पीरियड, जो लास्ट ग्लेशियल पीरियड था उसके लास्ट में जो 8000 साल पहले सी लेवल राइज की वजह से समुद्र जल के स्तर के बढ़ने से ये बना था। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इस जल डमरू मध्य का नाम जॉर्ज बाश के नाम पर रखा गया है। इस जल डमरू का नाम किसके नाम पे रखा गया है? बाश स्ट्रेट का नाम किसके नाम पे रखा गया? जॉर्ज बाश के नाम पे रखा गया है। और जब उन्होंने मैथ्यू फ्लिंडर्स ने 1798 से 1799 में नॉरफॉक में वैन डिमेन लैंड, जिसे अब तस्मानिया कहा जाता है, उसको पहले क्या बोला जाता था? उसको पहले क्या बोला जाता था? वैन डिमेंस लैंड की परिक्रमा करते हुए इसे पार किया था। कह रहा है कि इसका नाम जॉर्ज बॉस के नाम पर पड़ा हुआ था, जब उन्होंने मैथ्यू फ्लिंडर्स के साथ जो है में नॉरफॉक में वैन डिमेन लैंड मतलब तस्मानिया को पार करते हुए, इसे की परिक्रमा करते हुए इसको पार किया था, तब इसे इसका नाम बास स्ट्रेट रखा गया। ठीक है, यह कह रहा है यह लगभग 250 किलोमीटर, जो बास स्ट्रेट है 250 किलोमीटर चौड़ा और 500 किलोमीटर लंबा है, जिसकी औसत गहराई कितनी है? 60 मीटर, लगभग 200 फीट। क्या कह रहा है कि इसकी लंबाई लगभग कितनी है? इसकी लंबाई है लगभग 500 किलोमीटर, चौड़ाई है 250 किलोमीटर और गहराई कितनी है? लगभग 60 मीटर, मतलब 200 फीट। फिर कह रहा है सबसे चौड़ा रास्ता तस्मानिया के उत्तर पूर्वी सिरे पर केप पोर्टलैंड और ऑस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि पर पॉइंट हिक्स के बीच लगभग 350 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, क्या कह रहा है? द वाइडेस्ट जो ओपनिंग है वो कहां पे है? इज अबाउट 350 किलोमीटर। क्या कह रहा है? जो सबसे चौड़ा रास्ता है, कह रहा है तस्मानिया के उत्तर पूर्वी सिरे पर, एक सेकंड देख लेते हैं मैप में। उत्तर पूर्वी सिरे पर लगभग यहाँ पे उत्तर पूर्वी सिरे पे लगभग यहाँ पे
लगभग यहाँ पे उत्तर पूर्वी सिरे पे, ठीक है। क्या कह रहा है कि जैसे सबसे चौड़ा रास्ता जो है तस्मानिया के उत्तर पूर्वी सिरे पर केप पोर्टलैंड, जो अभी हमने देखा है केप पोर्टलैंड, और ऑस्ट्रेलियाई मुख्य ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि पर पॉइंट हिक्स के बीच लगभग 350 किलोमीटर। सबसे चौड़ा रास्ता कहाँ पे है? वही जो केप पोर्टलैंड और पॉइंट हिक्स के बीच है, जो लगभग 350 किलोमीटर है, दूर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने युवाओं के लिए लड़का भाऊ योजना की घोषणा की है। उसी के संदर्भ में बताएं, महाराष्ट्र के पुणे शहर को कौन सी नदी बहती है? पुणे शहर से कौन सी नदी? कल हमने इस पर डिस्कशन किया था कि लड़का भाऊ स्कीम अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए है, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए है। उसमें क्या देगा? स्किल ट्रेनिंग मिलेगी और स्टाइपेंड मिलेगा। कल हमने डिस्कशन किया है इस पे। और यह क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो महाराष्ट्र का पुणे शहर है उससे कौन सी नदी बहती है? उसमें कौन सी नदी बहती है? मूला मूथा जो है मूथा रिवर वेस्टर्न महाराष्ट्र से निकलती है और ये आगे जाके मूला से मिल जाती है, ठीक है। वेस्टर्न महाराष्ट्र से निकलती है कौन सी रिवर? मूथा रिवर, और ये आगे जाके मूला से मिल जाती है। और कहाँ बहती है? पुणे शहर से, ठीक है। ये कह रहा है कि आरपीएफ, कल हमने डिस्कस किया था, आरपीएफ ने पिछले 7 वर्षों में, ठीक है, 7 वर्षों में ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 84,119 बच्चों को बचाया है। उसी के संदर्भ में हमें बताएं कि रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अब ये कल हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के बारे में। और एक ऑपरेशन के बारे में हमने बोला था, उसमें एक और हमने ऑपरेशन की बात की थी, वो था ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट किसके लिए था? ऑपरेशन आहट किसके लिए था? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। ऑपरेशन आहट किसके लिए था? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। नन्हे फरिश्ते जो रेलवे स्टेशन पर जो बच्चे रहते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए था, उनको कैसे रिहेबिलिटेशन उनका हो, जो छूट गए हैं या किसी तरीके से वहां पे उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, नीड की जरूरत है, ठीक है। कह रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? 1957 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको पुराना रिवाइज करते रहना है। तीसरा है सौर्य बाबा ने 2024 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। उसी के संदर्भ में हमें बताएं कि स्क्वैश कोर्ट का मानक आकार, क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड साइज जो होता है स्क्वैश कोर्ट का कितना होता है? 9.75 मीटर इंटू 6.4 मीटर। कितना होता है इसका स्टैंडर्ड साइज? 9.75 मीटर इंटू 6.4 मीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यायमूर्ति एन कोटिवर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उसी संदर्भ में हमें बताएं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला न्यायाधीश? फातिमा बीबी। ये जरूर सबको पता होना चाहिए, कुछ लोगों को पता भी होगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी है। कहां से बिलोंग करती हैं? केरला से। कहां से बिलोंग करती हैं? केरला से। नेक्स्ट देखते हैं कि 9th महिला क्रिकेट एशिया कप 2019 जुलाई 2024 को श्रीलंका में शुरू होगा। हमने देखा ये कौन सा एशिया कप है? 9th महिला एशिया कप है। कहां पे होगा? श्रीलंका में होगा। उसी के संदर्भ में हमें बताएं कि 2018 में क्रिकेट एशिया कप किस देश ने जीता? था? भारत ने। भारत कितनी बार विनर है? 7 बार विनर रह चुका है विमेन एशिया क्रिकेट कप का, ठीक है, विमेन्स क्रिकेट एशिया कप का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बेंगलुरु की एक फर्म न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने लद्दाख के उमलिंगला दर्रा कहां पे है? लद्दाख में है।
उनके दर्रे पर 19,024 फीट की ऊंचाई पर 100 किलोग्राम मैक्स टेक ऑफ वेट मानव रहित हवाई वाहन का परीक्षण किया। अब क्या कह रहा है कि इन कथनों पर उसका स्टेटमेंट दिए हुए, ये कह रहा है कि बेंगलुरु में एक फर्म है न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी ने लद्दाख में उमलिंग दर्रे पर 19,024 फीट की ऊंचाई पर 100 किलोग्राम मैक्स टेक ऑफ वेट मानव रहित हवाई वाहन का परीक्षण किया है। ठीक है, क्या कह रहा है, बेंगलुरु फॉर न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज टेस्टेड 100 kg मैक्स टेक ऑफ वेट MTOW मैक्स टेक ऑफ वेट अनमैन्ड एरियल व्हीकल एट 19,024 फीट एल्टीट्यूड एट लद्दाख उमलिंगला पास। उमलिंगला पास कहाँ पे है, लद्दाख में है। अब क्या कह रहा है, स्टेटमेंट को कह रहा है कि लद्दाख में उमलिंगला 19,024 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। क्या कह रहा है कि लद्दाख में उमलिंगला 19,024 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा प्रोजेक्ट हिमांग के हिस्से के रूप में किया गया था। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है कि 52 किलोमीटर लंबी सड़क चिसमले को टेमचोक गांव से जोड़ती है जो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी चीज क्या याद रखना है कि ये लगभग सबको पता होगा कि जो लद्दाख में जो उमलिंगला जो 19,024 फीट की ऊंचाई पर है, दुनिया की दूसरी नहीं सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। जो किसने बनाई है, BRO ने बनाई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है। किसने बनाई है, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है। और ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, किसने बनाया, और ये सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है जो कितनी ऊंचाई पर है, 19,024 फीट की ऊंचाई पर है। तो ये क्या हो गया, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, और अगर हम ऐसे भी एलिमिनेट करना चाहें तो अगर पहला ऑप्शन काट दें तो पहला खत्म हो गया, पहला गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया, बचा कौन, सी। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन सा है, बोलीविया। दूसरे नंबर जो दूसरी सबसे ऊंची जो मोटर जो सड़क है वो कहां पे है, बोलीविया में है। कहां पे है, बोलीविया में है। जो दूसरी सबसे ऊंची मोटर जो सड़क है वो कहां पे है, बोलीविया में है। और जो लद्दाख की जो उमलिंगला में है जो मोटरेबल रोड वो सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। ठीक है, और क्या कह रहा है, इसका निर्माण सड़क सीमा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोजेक्ट हिमांग के हिस्से के रूप में किया गया था। बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, तीसरा 52 किलोमीटर लंबी सड़क चिसमले को डेमचोक गांव से जोड़ती है। बिल्कुल सही कह रहा है, जोड़ती है जो वास्तविक LAC के पास में है। LAC के पास में चिसमले को डेमचोक गांव से जोड़ती है। अच्छा ठीक है, और थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में, प्रोजेक्ट हिमांग के बारे में देख लेते हैं। प्रोजेक्ट हिमांग के बारे में ये कब स्टार्ट किया गया, 1985 में स्टार्ट किया गया। कहां पे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर रीजन में स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया, 1985 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर रीजन में स्टार्ट किया गया। किस लिए स्टार्ट किया गया, एक साल भर एक्सेस देने के लिए, साल भर जिससे ऑल ईयर एक्सेस पर जितने भी मिलिट्री बेस है वहां पे उनको साल भर थ्रू आउट जो है ईयर उनको एक्सेस मिल जाए, ऑल ईयर एक्सेस उनको मिलना चाहिए। कहां पे मिलनी, जैसे सियाचिन है, LAC है, इसके लिए। ठीक है, इंडिया चाइना बॉर्डर के पास में, उसके लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, और ये किसको जोड़ता है, चिसमले को डेमचोक गांव से जोड़ती है जो कि LAC के पास, जिन्हें बताया LAC के पास में ये ऑल ईयर एक्सेस देने के लिए जितने भी मिलिट्री बेस आउटपोस्ट है, जितने भी मिलिट्री बेस और आउटपोस्ट है उनके लिए बनाया गया था इसको। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने कहा है कि अंतिम सार्वभौमिक सामान्य पूर्वज लूसा, क्या कह रहा है, लूसा लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, ये एक हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसाइज्ड है कि एक जो लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर की बात कर रहा है कि पृथ्वी के बनने के ठीक 300 मिलियन वर्ष बाद बना हो सकता है। कह रहा है कि हाल ही में एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने कहा है कि अंतिम सार्वभौमिक सामान्य पूर्वज पृथ्वी के बनने के ठीक 300 मिलियन वर्ष बाद बना हो सकता है।
ऐसा कहा गया है, ऐसा एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने कहा है। अब इसमें क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, जिससे क्या क्या कह रहा है कि शोधकर्ताओं का मानना है, जो अभी जो शोधकर्ताओं ने बोला है, कि जीवन की तीनों शाखाएं अर्थात बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया एक ही कोशिका से उत्पन्न हुई है, जिसे अंतिम सार्वभौमिक सामान्य पूर्वज लूसा कहा जाता है। बिल्कुल सही है। लूसा क्या कहा जाता है, लूसा क्या कहा जाता है कि ये जो जीवन की तीनों शाखाएं हैं, तीनों शाखाएं कौन सी, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया, इनकी उत्पत्ति एक ही कोशिका से हुई है, और जिसको क्या बोला जाता है, जिसे जिसे अंतिम सार्वभौमिक सामान्य पूर्वज, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। और क्या कहता है, लूसा एक जीनोम, क्या कह रहा है, लूसा हैज अ स्मॉल जीनोम, एक छोटा जीनोम विद अबाउट 2.5 मिलियन बेसेज। क्या कह रहा है, लूसा एक छोटा जीनोम है, एक छोटा जीनोम था जिसमें लगभग 2.5 मिलियन बेस और 2600 प्रोटीन थे, जो अपने अनोखे वातावरण में जीवित रहने के लिए पर्याप्त थे। देखिए दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है कि लूसा कितने थे, लूसा क्या था, एक स्मॉल जीनोम था। जीनोम मतलब पूरा ग्रुप ऑफ जीन्स। क्या कह रहा है, लूसा हैड अ स्मॉल जीनोम विद, जिसे हम जीनोम स्टडी भी देखते हैं, जो कि अभी चल रही है सब जगह। जो लूसा हैज अ स्मॉल जीनोम विद अबाउट 2.5 बेसेज। क्या कह रहा है कि लूसा का जो है छोटा जीनोम था, जिसमें लगभग 2.5 मिलियन बेस, 2.5 मिलियन बेस और 2600 प्रोटीन थे, जो अपने अनोखे वातावरण में जीवित रहने के लिए पर्याप्त थे। इसमें दोनों ऑप्शन सही आपको याद रखने हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर एक गुफा के अस्तित्व की पुष्टि की है। एक गुफा के अस्तित्व की पुष्टि की है, जो उस स्थान के पास स्थित है जहां 55 साल पहले अपोलो 11 मिशन उतरा था। ठीक है, चंद्रमा अन्वेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है कि 1959 में सोवियत संघ के लूना 1 और लूना 2 चंद्रमा पर जाने वाले पहले रोबोटिक मिशन थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहा है कि सोवियत संघ ने 1959 में 2 मिशन लॉन्च किए, लूना 1 और लूना 2, जो कि चंद्रमा पर जाने वाले पहले रोबोटिक मिशन थे। ठीक है, और क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है कि 2011 में नासा ने चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस मिशन शुरू किया था। बिल्कुल सही, चंद्रमा के अन्वेषण के लिए एक लूनार एक्सप्लोरेशन के लिए आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था, नासा ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था, 2011 में। सारे मिशन हम साइंस में जब स्पेस पढ़ रहे होंगे साइंस एंड टेक में, तो उसमें सारे मिशन हम डिस्कस करेंगे, कैसे इवॉल्व हुई ये चीजें, कैसे लूनार में एक्सप्लोरेशन कैसे कैसे आगे बढ़ा है, और कैसे इंडिया जो उसमें, कैसे इंडिया का पार्टिसिपेशन क्या रहा, क्या रोल रहा है उसमें। तीसरा कह रहा है, चीन ने चंद्रमा की सतह पर 2 रोवर उतारे, जिसमें जिसमें 2016 में चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर पहली बार उतरना भी शामिल है। कह रहा है कि सतह पर 2 रोवर उतारे, या टू जिसे बोलते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है ये, जिसमें 2016 में चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर पहली बार उतरना भी शामिल है। नहीं, 2016 में नहीं, यहां डेट गलत है, 2019। ठीक है, कब उतारा, 2019 में। कब उतारा, 2019 में। और ये एक मिशन है चाइना का, जिसे बोलते हैं चेंग मिशन के अंतर्गत ये यू2 मिशन था। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारा तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। कब था, 2019 में था, जैसे हमने बताया। अगर तीसरा ऑप्शन गलत तो बाकी ऊपर की दोनों ऑप्शन सही हैं। तो तीसरा ऑप्शन अगर हम ऐसे भी एलिमिनेट करें तो ए गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, बचा कौन, बी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।